नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको गुप्त काल में बढ़ाया है। गुप्त काल कंप्लीट हो गया है। तो प्राचीन इतिहास में दोस्त अब शुरू करते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल को मैप के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा स्थान कहाँ। ये मान लीजिए टेम्परेरी हमने समझाने के लिए आपको बनाया है। ये भारत का मैप, ये भारत का मैप है। यहाँ पर स्थित है कन्नौज। यह कन्नौज का क्षेत्र है, कन्नौज है। उत्तर प्रदेश में यह स्थित है कन्नौज। यहाँ पर मौखरी वंश था। यहाँ पर एक मौखरी वंश था जिसके संस्थापक हरिवर्मन थे। हरिवर्मन मौखरी वंश का संस्थापक था जो कन्नौज से संबंधित है, तथा वहाँ का अंतिम शासक है गृहवर्मन। गृहवर्मन मौखरी वंश का अंतिम शासक है। इधर पड़ता है थानेश्वर। थानेश्वर पड़ता है दोस्त हरियाणा में, यह है पंजाब हरियाणा में स्थित है। यहाँ पुष्यभूति वंश है। यहाँ पुष्यभूति वंश है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं, जिन्होंने थानेश्वर यानी हरियाणा को अपनी राजधानी बनाया था। ये थानेश्वर। इधर है बल्लभी, गुजरात में है बल्लभी। बल्लभी में मैत्रक वंश है। बल्लभी में मैत्रक वंश है, जिसके संस्थापक हैं भट्टारक। भट्टारक ने मैत्रक वंश की स्थापना किया था, तथा इन्होंने बल्लभी यानी गुजरात में जो बल्लभी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इधर है मालवा। मालवा में उत्तर गुप्त वंश इसे कहते हैं, यानी इसे ही गुप्तोत्तर काल कहते हैं। उत्तर गुप्त वंश जिसके संस्थापक कृष्णगुप्त हैं, और वहाँ का प्रतापी शासक है देवगुप्त। उत्तर गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक देवगुप्त था। और यहाँ है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और मालवा में उत्तर गुप्त वंश शासन कर रहा था। इसके बाद ये क्षेत्र है बंगाल। बंगाल में गौड़ वंश था। गौड़ वंश का शासन था, और वहाँ का प्रतापी शासक था शशांक। गौड़ वंश का प्रतापी शासक शशांक था। तो आइए समझते हैं दोस्त। गुजरात में भट्टारक ने मैत्रक वंश की स्थापना किया था और बल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। भट्टारक ने बल्लभी में बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का विश्वविद्यालय था। गौड़ वंश बंगाल में गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक शशांक था। बंगाल में गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक शशांक था। वह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। उसने बोध वृक्ष को कटवाकर फेंकवा दिया। कई विहारों एवं स्तूपों का भी विनाश करवा दिया था। शशांक शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। शैव धर्म को मानने वाला था। कौन? शशांक। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्मन की मृत्यु के बाद शशांक और उत्तर गुप्त वंश का प्रतापी शासक देवगुप्त दोनों मिलकर मौखरी वंश के अंतिम शासक गृहवर्मन की हत्या करके राज्य श्री को कन्नौज में कैद कर दिया। जब इसकी जानकारी मिली तो जानकारी मिलने पर राजवर्धन कन्नौज आकर
देवगुप्त को पराजित कर मार डाला, किंतु शशांक के षड्यंत्रों द्वारा 606 ईस्वी में राज्यवर्धन भी मारा गया। शशांक ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि राज्यवर्धन भी मारा गया। अश्व सेनापति कुंतल द्वारा राज्यवर्धन की हत्या का समाचार हर्षवर्धन को जब मिला, सेनापति सिंहसेन के सहयोग से हर्षवर्धन ने थानेश्वर में अपना राज्याभिषेक कराया 606 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। जन्म स्थान की बात की जाए, जन्म तो 591 ईस्वी में स्थानेश्वर हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्मन था। पुष्य भूति में 5वें क्रम का यह शासक था हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति वंश था। माता का नाम यशोमती था तथा अश्व सेनापति इनका था कुंतल। हर्षवर्धन का अश्व सेनापति कुंतल था। सेनापति था सिंहसेन, सेनापति सिंहसेन था और अश्व सेनापति था कुंतल। इनके मित्र बौद्ध भिक्षु थे दिवाकर। हर्षवर्धन के मित्र थे दिवाकर, तो जो एक बौद्ध भिक्षु थे। हर्षवर्धन राज्याभिषेक के पश्चात हर्षवर्धन बहन राजश्री को शशांक की कैद छुड़ाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि शशांक की कैद में थी उनकी बहन राजश्री। हर्षवर्धन उनको छुड़ाने की तैयारी में कर रहा था। उसी समय ममेरा भाई भांडी, हर्षवर्धन का ममेरा भाई था भांडी, ने बताया कि बहन शशांक के कैद से निकलकर विंध्य के जंगलों में चली गई है। जो उनकी बहन है राजश्री, वह शशांक के कैद से निकल गई है और जंगल में चली गई है। हर्षवर्धन बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के सहयोग से बहन राजश्री को ढूंढ निकाला जंगलों से। जब वह सती होने के लिए चिता सजा रही थी तो उन्होंने ढूंढ लिया। मरने के लिए वो तैयार रही थी। राजश्री को लेकर कन्नौज चला आया हर्षवर्धन। कन्नौज की प्रजा और बहन राजश्री के अनुरोध पर कन्नौज की सत्ता को भी स्वीकार कर लिया और थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया हर्षवर्धन। इनकी राजधानियां दो हैं। थानेश्वर प्रारंभिक राजधानी है और कन्नौज पहले काव्यकुंज नगर या महोदया नगर के नाम से जाना जाता था। बाद में कन्नौज को थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षकालीन स्रोत। हर्षकालीन कई स्रोतों की जानकारी मिलती है हम लोगों को, कई स्रोतों की जानकारी मिलती है, जैसे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, ये भी हर्षकालीन स्रोत ही है। साहित्यिक स्रोत में जैसे हर्षचरित और कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित और कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है। मयूर शतक एवं सूर शतक, मयूर शतक एवं सूर शतक के रचनाकार हैं मयूर। ये साहित्यिक स्रोत है।
पुरातात्विक स्रोत हैं दो, अभिलेख और मुद्राएं। पुरातात्विक स्रोत में दो हैं, अभिलेख और मुद्राएं। अभिलेख जैसे बांसखेड़ा का लेख, मधुबन का ताम्रपत्र लेख, ऐहोल प्रशस्ति और अभिलेख, ये सभी पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं। और मुद्राएं हैं सोनीपत की मुद्राएं, नालंदा की मुद्राएं, ये सभी मुद्राएं हैं। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में जैसे हुएनसांग और इत्सिंग की वृत्तांत का वर्णन मिलता है। ये सभी हर्षकालीन स्रोत हैं। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की रचनाकार हैं हर्षवर्धन इसके रचनाकार हैं। आर मंजूश्री, मूलकल्प, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। आर मंजूश्री, मूलकल्प, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। हर्षचरित, हर्षवर्धन के काल का सबसे महत्वपूर्ण यह स्रोत है हर्षचरित। हर्षवर्धन के काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कुल 8 अक्षांश है। हर्षवर्धन में, हर्षचरित में 8 अक्षांश हैं। प्रारंभ के 3 अक्षांशों में बाणभट्ट ने अपनी जीवनी लिखा। शेष 5 अक्षांशों में हर्ष के पूर्वजों, हर्षकालीन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। यह संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में हर्षचरित। अब देखते हैं कादम्बरी, जो ये भी बाणभट्ट की है। कादम्बरी, बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में, महाकवि बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना किया, जिस ग्रंथ में हर्ष के काल की सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना किया, जिस ग्रंथ में हर्ष के काल की सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी का वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन शासक के साथ साथ विद्वान एवं नाटककार भी था। हर्षवर्धन ये विद्वान था एवं नाटककार भी था। उसने रत्नावली, यानी हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक संस्कृत भाषा के 3 नाटकों को स्वयं लिखा है। रत्नावली में 4 अंक हैं, नागानंद में कुल 8 अंक हैं और प्रियदर्शिका में 4 अंक हैं। रत्नावली में 4, प्रियदर्शिका में 4 अंक हैं और नागानंद में कुल 8 अंक हैं। आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह आर्य मंजूश्री मूलकल्प बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसके अंतर्गत 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। इसमें कुल 1000 श्लोक हैं।
आर मंजूश्री में 1,01,000 श्लोक हैं, जिसके अंतर्गत ईसा पूर्व की 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के लिए ह का प्रयोग किया गया है। बांसखेड़ा का ताम्रपत्र लेख। बांसखेड़ा का ताम्रपत्र लेख उत्तर प्रदेश राज्य में शाहजहांपुर जिले में बांसखेड़ा नामक गांव के पास स्थित है। यह शाहजहांपुर में बांसखेड़ा नामक गांव में के पास स्थित है। भाषा संस्कृति एवं लिपि ब्राह्मी है। भाषा संस्कृति है, लिपि ब्राह्मी है। 628 ईस्वी में हर्षवर्धन ने इसे स्थापित करवाया था। इस लेख से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने अरकट सागर नामक गांव से होने वाली आय को चंद्रबली एवं भट्ट स्वामी नामक ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। इसे दान में दे दिया था। मथुरा का ताम्रपत्र लेख। यह लेख उत्तर प्रदेश राज्य में मऊ जिले में स्थित है। मथुरा नहीं, मधुबन का ताम्रपत्र लेख दोस्त। मधुबन का ताम्रपत्र लेख उत्तर प्रदेश राज्य में मऊ जिले में स्थित मधुबन नामक स्थान पर स्थित है। हर्षवर्धन ने 631 ईस्वी में स्थापित करवाया। भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है इसकी। जो यह मधुबन है इसकी भाषा संस्कृति है और लिपि ब्राह्मी है। ये मधुबन का ताम्रपत्र लेख। इस मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने कुशीनगर से होने वाली आय को मधुबन के ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। अगला है और एहोल प्रशस्ति या अभिलेख। एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अब देखते हैं दोस्तों हर्षवर्धन के सिक्के की बात की जाए तो सोनीपत की मुद्राएं और नालंदा की मुद्राएं, दो सिक्के हम देखते हैं हर्षवर्धन के सिक्कों में। सोनीपत हरियाणा में स्थित है दोस्तों। यहां पर मुद्राओं में जैसे शिव का वाहन नंदी की आकृति, ये शिव का वाहन नंदी की आकृति की मुद्राएं हैं। और एक मुद्रा है श्री हर्ष महेश्वराय जो बना हुआ था। मतलब इनकी जो दोनों मुद्राएं थी दोस्त, सोनीपत की मुद्राओं में जो हरियाणा में बनवाया था, इसमें शिव का वाहन नंदी की आकृति बनी हुई थी। नालंदा की मुद्राओं में जो बिहार में स्थित है, श्री हर्ष प्लस महेश्वराय आदि की आकृति बनी हुई है। ये दोनों तांबे की मुद्राएं थी। तो हर्षवर्धन ने केवल तांबे धातु के ही सिक्के जारी करवाया था। सिक्कों पर सार्वभौम एवं
महाराजाधिराज जैसे शब्दों को लिखवाया था। सिक्कों के अनुसार हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, किंतु बाद में ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि हर्षवर्धन ने अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। तो यही है दोस्तों हर्षवर्धन। तो आगे पढ़ते हैं ह्वेनसांग। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।